हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टफल के लास्ट लेक्चर के बारे में, ठीक है, जो कि होने वाला है पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम एंड चेस थीसिस के ऊपर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कि पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम होती क्या है, अगर ये होती है तो ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, in this section we will discuss undecidability and next of the Turing machine। ठीक, यानी कि सबसे पहले पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक टॉपिक होता है अनडिसाइडेबल। ये कभी भी कोई डिसाइडेबल प्रॉब्लम नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एक मेथड या कोई भी एक प्रोसीजर डिफाइन नहीं है पीसीपी के रिगार्डिंग, यानी कि पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम्स के regarding the undecidability of the string is determined with the help of post correspondence problem। जो undecidability होती है किसकी, string की, undecidability of the string will determined by the help of post correspondence problem। कुल मिला के ऐसा होता है कि ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है, उन सेट ऑफ स्ट्रिंग को इस प्रकार या इस मैनर में अरेंज किया जाता है कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम रहें, कोई भी उनकी इंटीग्रिटी में डिफ्रेंशिएट ना हो पाए। ठीक है, लेकिन इस चीज को करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम बोला जाता है। एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि अगर मशीन हॉल्ट हो जाती तो क्या होगा, ये भी नहीं अभी तक डिस्कवर्ड किया जा चुका है। ठीक है, उसी तरीका से पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है। अब इसको देखते हैं, इसके प्रोसीजर में आगे है क्या है। द पीसीपी यानी कि पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दैट आर इक्वल लेंथ, यानी कि हमारे पास दो लिस्ट होंगी जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होंगी और उन स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी ओवर द इनपुट। द टू लिस्ट आर, पहली लिस्ट है आपकी जिसमें स्ट्रिंग है W1 W2 W3 एंड सो Wn, और एक दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें दूसरी लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग है X1 X2 X3 एंड सो Xn। देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सेट, क्या इनके बीच में एक नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसी के लिए आपको क्या रिलेशनशिप कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप होगा कि W1 W2 W3 एंड सो ऑन Wn इक्वल्स टू होंगे, यानी कि जो उनका अरेंजिंग मैनर होगा दोनों साइड, इधर W1 का, इधर W का और इधर X का, कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो सेम रहता है, ठीक है, टू सॉल्व द पीसीपी वी विल all the combination of I1 I2 I3 and In to find the W1 equals to X1। यानी कि इसको अरेंज करने के लिए आप क्या बार बार हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट मेथड रहता है इसको सॉल्व करने का, एक ही मेथड है हिट एंड ट्रायल। कोशिश करिए, अगर हो जाए तो ठीक है, ना तो उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। I1 I2 I3 ये है कि ये फर्स्ट इटरेशन में ये हुआ, देन सेकेंड इटरेशन में हमने ये किया, थर्ड इटरेशन में हमने ये किया, फोर्थ इटरेशन में हमने ये किया, एंड सो एन एन इटरेशन। आपको जितने इटरेशन चलानी है आपका मन है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक, लेकिन क्या है, सिर्फ कि कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन ले रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक लिस्ट दे रखी है ए जिसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं बी कॉमा बी ए, 3 टाइम्स ऑफ बी एंड बी ए। एक सेकंड लिस्ट दे रखी है बी, कैपिटल बी, जिसके अंदर कुछ स्मॉल बी, कुछ बी ए और बी, ऐसा कुछ दे रखा है। मैंने करा क्या है कि टेबल बना ली, इधर आई इटरेशन दे दिए, इंडेक्स नंबर इधर दोनों आपकी लिस्ट के एलिमेंट 1 by 1 इंडिविजुअली ऐसे के ऐसे लगा दिए। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये लिस्ट उठाई। सबसे पहले सॉल्यूशन आपको अगर बनाना है तो आप किस नंबर को सबसे आगे लिखना है यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए कि दोनों साइड जो मैक्सिमम लेंथ मैच हो स्ट्रिंग की उसको उठा लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहां पे बी, इस वाले में देखा ये मैच हो रहा है, चांस है इसको कंसीडर करने के लिए, इधर भी बी
इधर भी मैच हो रहा है। आगे और देखते हैं, क्योंकि इधर इसके पास भी एलिमेंट है, इसके पास भी एलिमेंट है, बी ए एंड बी ए। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं। इधर भी बी और इधर भी बी, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से पहला एलिमेंट हो सकता है। अब इन तीनों में से पहला होगा कौन सा? तीनों ही हो सकते हैं, हमने ये तो बोल दिया। जिसने लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का पाथ मैच किया दोनों साइड, वो कौन सा है? 2, दिस वन 2। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डब्ल्यू की साइड लिख लीजिए सेकंड वाला बी ए 3 टाइम बी, और इधर नीचे उसका लिख लीजिए बी ए। ठीक है, अभी इसका बी ए और बी ए इतना पोर्शन मैच कर रहा है, इसको 3B चाहिए। 3B इसके कहां से आएंगे? 3B मैच करने के लिए, इतना मैच करने के लिए इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा इसका। तो भाई जब 1 इसमें ऐड किया तो 1 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा मुझे। इसको फिर एक बी की जरूरत पड़ेगी, इसको फिर एक बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ठीक, तो यहाँ जैसे 6B हो गए, अब क्या करेंगे? यहाँ तक हमने क्या 2 1 ऐड किया है, एक और 1 ऐड करना, यानी कि एक और बी, लास्ट में 3, यानी कि बी ए। क्या? बी ए 6 टाइम बी ए। अब अभी यहाँ तक हमारे पास क्या है? बी ए 6 टाइम बी। अब क्या रह गया? ए। यहाँ पर ये सॉरी बी नहीं है, ए है क्वेश्चन के अंदर, ए है। ठीक, अब आप यहाँ पे ए ऐड कर देंगे। तो जो मैंने जो अरेंजमेंट बनाया इन दोनों का, वो कैसा बनाया? W2 W1 W1 W3, वो जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ X2 X1 X1 X3। ठीक, ये क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा था? लॉन्गेस्ट मैच किया था स्ट्रिंग का, जिससे कि मुझे पता चला कि सबसे पहले मैं इसे कंसीडर करूं। ठीक है, मैंने एक और न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखी है, एक्स और वाई। इसने पूछा डस पीसीबी विद 2 लिस्ट एग्जिस्ट और नॉट। कोई पॉसिबल ही नहीं है भैया। बी में जो है 3 एलिमेंट हैं, और सॉरी बाई में 3 एलिमेंट हैं, एक्स के अंदर आपके 4 एलिमेंट हैं। यहाँ पर तो जो है ये आइडेंटिकली सेम नहीं है। जब आइडेंटिकली सेम नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, चर्च थीसिस फॉर ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है अक्सर, ये टॉपिक या 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। चर्च थीसिस होती क्या है? तो बेसिकली जो चर्च थीसिस है उसके अंदर क्या होता है, देखिए, in 1936 a method named as lambda calculus was created by Alonzo Church, in which the Church numerals are well defined, that is the encoding of natural number. Also in 1936 Turing machine was created by Alan Turing that is used for manipulate the symbol of string with the help of tape. ठीक है, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, जो ये थ्योरी है कि एलेंजो चर्च ने 1936 में एक लैम्डा कैलकुलस, यानी कि इस प्रकार का कैलकुलेशन या फिर इस प्रकार की सकल विधि दी थी, जिनसे कि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों यूज होता है? देखते पाइथन और अदर लैंग्वेज में भी यूज होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लमों को, रेगुलर एक्सप्रेशन जैसी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि इन्होंने ये थ्योरी दी, या ये हाइपोथेसिस थी इनकी, कि अगर कोई ऐसी कंप्यूटेबल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी कंप्यूटेबल प्रॉब्लम के लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं कर सकते तो वो प्रॉब्लम कंप्यूटेबल प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके लिए और कोई मॉडल भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कैसा भी और कोई अल्टरनेट मॉडल उस प्रॉब्लम के लिए हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे जो कि उसको कंप्यूट कर ले, या जो कोई उसको किसी एक मैनर में, किसी एक स्टैंडर्ड में उसकी कंप्यूटेशन कैलकुलेट आपको करके दे दे। नहीं, अगर ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो। ठीक है, यही होता है इसके अंदर। तो चर्च ट्यूरिंग थीसिस बेसिकली 3 पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट इस के अंदर ध्यान रखने हैं। चर्च मेड अ मैकेनिकल मेथड नेम्ड एस एम,
एम फॉर मैनिपुलेशन, यानी कि एक अनदर मेथड, एक अल्टरनेट मेथड ऐसा बना के देखा कि जो स्ट्रिंग्स को लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। दिस मेथड एम मस्ट पास द फॉलोइंग द स्टेटमेंट। तो जो आपका जो मेथड था वो कम से कम इन स्टेटमेंटों को पास करना चाहिए, जब भी चल पाएगा। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एम मस्ट बी फाइनाइट। जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमने बात की है ना ट्यूरिंग मशीन के रिगार्डिंग, अगर उसके रिगार्डिंग ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो सकती है, जब भी ऐसा कुछ हो सकता है, कंप्यूटेबल है, जब भी तो उसके रिगार्डिंग सॉरी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन होगी। और ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे या जो ट्रांजिशंस होते हैं वो क्या होता है? फाइनाइट होते हैं। ठीक। आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर परफॉर्मिंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आपको पता ही है कि कोई भी एक्टिविटी, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमने ट्यूरिंग मशीन के थ्रू सॉल्व की थी, ढेर सारे ट्रांजिशंस को कवर करने के बाद, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने के बाद हम कहाँ पहुंचते थे? फाइनल स्टेट पे पहुंचते थे, और जब जाके वो फाइनल स्टेट हमारे रिजल्ट को कैलकुलेट करके देती थी। ठीक। इट शुड नॉट बी इमेजिनरी दैट कैन बी मेड इन रियल लाइफ, यानी कि ये जो मॉडल है, ये अल्टरनेट जो मॉडल है या फिर जो भी कुछ है, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल वर्ल्ड पे काम करना चाहिए। इट शुड रिक्वायर एनी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो कोई भी कैसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, एवरी कंप्यूटेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन द रियल वर्ल्ड कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म बाय ट्यूरिंग मशीन। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो जो कंप्यूटेशन की हो, वो इफेक्टिवली ट्यूरिंग मशीन द्वारा सॉल्व की जा सकती है। ठीक। थैंक यू। इसी के साथ साथ आपकी ये यूनिट और ये टीओसी की कंप्लीटली जो सीरीज है वो इस वीडियो के साथ साथ यहाँ पर खत्म होती है। ठीक। इसके बाद एक वीडियो हम एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डालेंगे। ठीक है। थैंक यू।